आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था वो ये पढ़ा था कि भारत में जो ई गवर्नेंस है उसका विकास क्रम कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी भारत में ई गवर्नेंस का विकास हुआ उसमें कौन कौन सी नीतियां आई, जिन नीतियों के कारण ये कारगर हुआ कि भारत में ई गवर्नेंस सफल रहा। तो उसमें आज का जो टॉपिक है, भारत में ई गवर्नेंस से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं उनको हम डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब आई, तो उसको बोलते हैं NEGD। NEGD के फुल फॉर्म भी आपको ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो भारत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, या इसी को हम क्या पढ़ेंगे, आपको P होगा यहाँ पर, ठीक है ना। NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये कब इसकी शुरुआत हुई थी, कब? 18 मई सन 2006 में। उद्देश्य क्या था इसका? नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान करना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। इसमें एक ध्येय वाक्य यूज किया गया था जो बहुत ही पॉपुलर रहा, वो भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, एक कदम आपकी ओर और एक कदम आपके लिए, ये इसका ध्येय वाक्य था। इस जो ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना थी 27 मिशन मोड योजना थी, मतलब इसमें 27 विषयों को लेकर इस योजना का प्रारंभ किया गया था। तो 27 मिशन मोड परियोजना, जिसमें एक परियोजना CSC का नाम सुना होगा आपने, कॉमन सर्विस सेंटर जो है, CSC के थ्रू ही आप जितने भी पोर्टल में जाकर अपना जो भी फॉर्म फिलअप कराते हो CSC के थ्रू। तो 27 मिशन योजनाएं स्टार्टिंग में की गई थी। सन 2011 में 4 और इसमें जोड़ दी गई थी। तो 4 कौन कौन सी जोड़ी गई थी? उसमें से स्वास्थ्य, शिक्षा, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस और डाक सेवा, ये 4 सेवाएं इसमें और जोड़ दी गई थी। तो टोटल कितनी हो गई आपकी? 27 और 4 कितनी हो गई? 31 हो गई। तो इस समय कह सकते हैं आप कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो प्लान चल रहा है उसमें 31 मिशन मोड योजनाएं चल रही है। इसके बाद ये तो थी हमारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, या उसी को फॉर्म बोलते हैं NDLM। तो फिर वही इसका फुल फॉर्म हो सकता है, आपको याद रखिएगा। ये जो योजना है, ये जो प्लान है आपका, कब लॉन्च किया गया था? तो सन 2014 में, यानी 2014 में डिजिटल रूप में सशक्त समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना इसका उद्देश्य था 2014 में। फिर इसके बाद ये योजना चल ही रही थी कि एक नई योजना लॉन्च कर दी गई। इस योजना का नाम है डिजिटल इंडिया मिशन। आप सभी लोग जानते होंगे डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 जुलाई सन 2015 में। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई सन 2015 में। इसकी जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मिशन नई दिल्ली, ठीक है। ये आपकी क्या है? नोडल एजेंसी है, ये भी पूछ सकता है। घटक कौन कौन से हैं उन्हें याद रखिएगा। घटक डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, ये पहला घटक है। डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता यानी आपके डिजिटल पूरी तरह से साक्षर, मतलब उसकी समझ होनी चाहिए। फिर इसके ये और एक है आपका डिजिटल साक्षरता हो गया, ठीक है। डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेवाएं जनता तक पहुंचाना और डिजिटल साक्षरता, ये 3 प्रमुख इसके क्या है? आपके घटक है, ठीक है। इसके बाद आता है डिजिटल साक्षरता, और 2015 के बाद एक और योजना लॉन्च की गई जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो ग्राम में जो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो शासन करने की एक सेंटर होता है, एक राज्य होता है, और एक आपका निजी के रूप में जो गांव में होता है उसे बोलते हैं पंचायती राज। तो जो पंचायती राज है उसको ई पंचायत के थ्रू कनेक्ट करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी, और ये योजना बहुत ही कारगर हुई थी। इसके लाने के बाद ही आप कह सकते हैं कि गांव को सिटियों से या देश को कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये योजना जब तक नहीं आई थी तो गांव में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, बहुत दूर दूर का फर्क था।
तो जैसे ही प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान लॉन्च किया गया तो इसके थ्रू ये था कि गांव के हर एक व्यक्ति, जैसे कोई भी गांव है, मान लीजिए कोई भी घर है, उसमें कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल रूप में साक्षर करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। और जो गांव है, गांव को कहीं न कहीं एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में जोड़ दिया गया कि आपकी जो गांव की बात है डायरेक्ट एक क्लिक में मुख्यमंत्री तक, एक क्लिक में प्रधानमंत्री तक पहुंच सके। इसके बाद आते हैं, अच्छा इसके बीच में ही एक चीज और है, इसे भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011। यानी जैसे इसमें क्या था, इस विधेयक में, इस जो विधेयक ये आया हुआ था उस विधेयक में प्रमुख चीज ये थी कि जैसे मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी का लाइसेंस ही बनवाना है तो उसके लिए भी आपको चक्कर काटने पड़ते थे, तो इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने के लिए बाध्य कर दिया गया कि जो शोषण होता है जनता के साथ शोषण ना हो पाए, आप घर से भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इसमें चीजें प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेवाएं प्रदान की गई थी, आप घर से ही कर सकते हैं, किसी अधिकारी के पास जाने उसका नहीं है, कोई अधिकारी आपका शोषण नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे जब काम होता है तो फिर जो घूसखोरी या जो कुपन होती है वो हट जाती है। तो ये भी आपको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 में आया था। इसके बाद 2021 है, ये 2021 में असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डाटा सेंटर की शुरुआत की गई थी। और इसी को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है, सीधे आप भारत को देखेंगे तो उसमें जो पूर्व और उत्तर और पूर्वोत्तर मतलब होता है कि उत्तर साइड यदि आप देखेंगे, ये मान लीजिए ये भारत है ना, इसको आप इसे बनवाएंगे तो ये उत्तर कहलाया और ये क्या कहलाया आपका पूर्व। तो जो यहाँ वाले जो स्टेट थे, ये वाले जो स्टेट वाले आप देखेंगे है ना, जो चाइना वगैरह वहां टच करते हुए थे, ये वाले जो स्टेट थे यहाँ उनको, तो यहाँ के लोग क्या है कि इतने जागरूक नहीं थे, तो उसके लिए 2012 में या 2021 में 21-22 कह सकते हैं डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन, यानी जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसको डिजिटल फॉर्म में कनेक्ट करने के लिए डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन का क्या हुई, शुरुआत हुई थी। और ये कब हुई थी, 2022 में। अब एक चीज और याद रखना है कि जो 2022 में इस डिजिटल ईस्ट मिशन की शुरुआत हुई थी, इसमें कम से कम 8 टॉपिक थे। क्या क्या थे, डिजिटल अवसंरचना, जो आपकी संरचना उसको प्रमोट करना, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सशक्तिकरण, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन, आईटी सक्षम सेवाओं को प्रोत्साहन, डिजिटल भुगतान, नवाचार एवं स्टार्टअप तथा साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा के लिए क्या करना है आपको, गाइडेंस करना। तो ये 8 पॉइंट थे जो डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन में सम्मिलित है। तो इसमें आपको ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन की शुरुआत कब की गई थी, तो 21-22 दोनों से कोई एक होगा इसमें, है ना। तो 21-22 दोनों दिया हो तो 22 का आपको टिक करना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है जो डेटा होता है उस डेटा के बारे में कि डेटा जो डेटा है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हमारे यहाँ स्टेट डाटा सेंटर बनाया गया और उसके अकॉर्डिंग एक नाम सुना होगा आपने वैन उनका नाम सुना होगा। एक नाम होता है सॉन का मतलब होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, यानी एस मतलब स्टेट, डब्ल्यू मतलब वाइड, ए मतलब एरिया और एन मतलब नेटवर्क। इसमें क्या था एक्चुअली में कि जो आपकी जो जनता है, जो आपकी सिटीजन है और जो गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच एक रिलेशन के लिए ये सॉन को क्या है लॉन्च किया गया था। तो इसके थ्रू क्या है, जो भी सिटीजन को सेवाएं गवर्नमेंट के थ्रू मिलती हैं वो सेवाओं को आप कनेक्ट कर पाएं। तो कनेक्ट करने के उद्देश्य से एक सॉन लॉन्च किया गया था और ये कब हुआ था, 27 अक्टूबर सन 2004 में। एक और नाम सुनेंगे आप, ई ताल करके है। ई ताल एक डैशबोर्ड है, इसमें भी सेवाएं ही थी आपकी सर्विस थी, G2C था, G2B था और B2C था। तो ये सेवाएं इसमें थी, इसमें ई ताल में। इसी प्रकार से आप करेंगे तो एक आपका आता है प्रगति शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रगति का प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ये आया था सन 2015 में। तो
इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्रगति। आपके सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको एग्जैक्ट बताना है। यह प्रगति जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं और भी चलेंगे आप। एक ई परिवहन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 2006 में। इसी प्रकार से ई पार्लियामेंट भी लॉन्च किया, जो आपकी पार्लियामेंट होती है आपकी, वहां पास इसका भी कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ई पार्लियामेंट के थ्रू एक देश से दूसरे देश के जो सांसद विधायक होते हैं वो कनेक्ट हो पाएंगे और अपनी बातें रख पाएंगे या अपनी बातें कर पाएंगे। फिर एक और है राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क, यानी ट्रिपल एन भी कह सकता है कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क, यानी नेशनल नॉलेज NKW हो गया इसमें, ठीक है ना, NKW। तो राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क ये भी नई दिल्ली में है सन 2010 में। फिर इसके बाद से है आप एक और चीज रखिएगा, भारत नेट प्रोजेक्ट 2011। और इस भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू ही गांव को सिटियों से कनेक्ट कर पाए हैं। तो ये ग्रामीण के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था कि कैसे हम फाइबर को या कैसे ऑप्टिकल फाइबर को हम बिछाएं। आपने देखा होगा गांव में, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उसको बिछाया गया था खोद के, और उसके थ्रू ही आप पूरे गांव को कनेक्ट कर पाए। तो इसकी बड़ी भूमिका रही है। पहले होता क्या रहा है, आपने देखा टेलीफोन वगैरह चलते थे तो पहले कंपनी करते थे, तारें ऊपर से जाती थी। फिर वही तार, आप क्या सोच रहे हैं कि जो चीजें हम कनेक्ट कर पा रहे हैं मोबाइल वगैरह से, वायरलेस की रेंज है उसकी नेटवर्क की। यदि वो टावर आपकी रेंज में ना हो तो नेटवर्क नहीं पकड़ता है। तो कोई भी चीज आप सोचते हैं कि वायरलेस की सिर्फ रेंज है, उस रेंज के अकॉर्डिंग ही आपको नेटवर्क पकड़ते हैं। बाकी आप यदि यहाँ से दिल्ली में बात कर रहे हैं या अमेरिका में बात कर रहे हैं तो उसी तार के थ्रू ही बात कर रहे हैं। कनेक्टिविटी लाइन तार से ही है, पहले भी तार से थी, ऊपर वो तार आपको दिखती थी, वहां से आ रही है मोबाइल में, क्योंकि वाईफाई सिस्टम नहीं था तो आपको लगता रहा है कि अरे हम तार से कनेक्ट होकर बात कर रहे हैं। पर वही तार आपके सब जगह बिछा दी गई है, गाँव में सब जगह जुड़ी हुई है। उस तार को ये एयरटेल की जा रही है, आइडिया की जा रही है, सबकी तारें जा रही है, पूरी तारों का जाल बिछा हुआ है जमीन के नीचे। बस वाईफाई आने से कुछ रेंज को सीमित कर दिया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ से टावर मान लीजिए 500 मीटर में होगा, तो 500 मीटर उस टावर की वाईफाई रेंज है। तो आपको वाईफाई के थ्रू सिग्नल मिल रहे हैं, आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपको लगता है कि वायरलेस है। तो वो तो वही बात हुई ना कि आप किसी दूसरे मोबाइल को भी कनेक्ट करोगे तो यहाँ से वहां तक 20 मीटर ये जितना भी उसकी रेंज होगी उस रेंज पर पकड़ेगा, फिर छोड़ देता है। इसी प्रकार से उस टावर की रेंज के अकॉर्डिंग आप कनेक्ट है। बाकी आप कहा जाए तो तार से ही कनेक्ट है, उसी से ही आपकी फोन में बात होती है, ठीक है ना। बस ये होता है कि कुछ दूर थोड़ा सा 500 मीटर या 1000 तो नहीं होती नहीं होगी, 500 मीटर के अंतर्गत ही आप देखोगे कि आपके टावर वगैरह खड़े रहते हैं, तो उसके थ्रू ही आप कनेक्ट हो पा रहे हैं।